इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं। आपने मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर ORN की द बेस्ट कोचिंग में एडमिशन लिया है। आपके पास दुनिया का द बेस्ट स्टडी मटेरियल भी है। आपके गुरुजी इस फील्ड के द बेस्ट गाइड भी हैं। मतलब आपके पास UPSC निकालने के लिए सारे रिसोर्सेज द बेस्ट हैं। आप पढ़ाई शुरू करते हैं क्योंकि UPSC का प्री एग्जाम जो कि 16 जून को ही है। लेकिन एकाएक आपकी निजी जिंदगी में 8 रिक्टर स्केल का भूचाल आ जाता है। आप अपने दिल के बेहद करीब किसी इंसान को खो देते हैं। अब आप टूट चुके हैं। आपका मन ही नहीं लग रहा कुछ भी करने का और आप चाह कर भी मई तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर आपको उस व्यक्ति से किया गया वो वादा याद आता है और आप धुआंधार तरीके से लग जाते हैं वक्त के साथ लड़ाई करने के लिए, क्योंकि अब आपके पास सब कुछ है सिवाय वक्त के। आप मुश्किल से 1 महीने पढ़ाई करके प्री निकाल लेते हैं और बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाता है। लग रही है ना ये कहानी सूर्यवंशम जैसी किसी बॉलीवुड फैंटेसी फिल्म की तरह, जिसमें लॉजिक हो या ना हो मजा बहुत ही आता है। ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसी स्टोरी इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बनाने वाली होती है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपको बताऊं कि भारत में एक बड़ी संवैधानिक संस्था ने भी ऐसे ही एक बड़े से कैपिटल लेटर वाले बेटा तुमसे ना हो पाएगा वाले डायलॉग को बेटा हमसे बेहतर कोई भी कर नहीं पाएगा में बदल दिया था। तो सवाल यह है कि क्या था यह इम्पॉसिबल काम? किस संवैधानिक संस्था ने दिखाया अपना कमाल? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इसी वीडियो के भीतर। तो चलिए आज के चुनावी तर्कश में सुनते हैं भारत के चुनावी इतिहास की सबसे अंडररेटेड कहानी। जब आजाद भारत में पहला लोकसभा चुनाव होना था तब चुनाव का आयोजन करवाने में चुनाव आयोग के सामने बहुत सी नई चुनौतियां थी। 1951 में भारत की जनसंख्या 36.1 करोड़ थी और साक्षरता दर थी 18.32%। उस समय देश का बंटवारा हो चुका था और शरणार्थियों के रजिस्ट्रेशन की बड़ी समस्या थी। इसके साथ ही उत्तर भारत की महिला वोटर्स के रजिस्ट्रेशन की समस्या भी थी। बहरहाल 17.32 करोड़ वोटर्स रजिस्टर किए गए थे, जिसमें 45% थी महिलाएं। पहली बार देश में इतने बड़े पैमाने पर चुनाव होने थे, लेकिन देश के नागरिकों को न तो चुनाव में भाग लेने का और न तो चुनाव आयोग को ऐसे चुनाव का आयोजन करवाने का कोई भी एक्सपीरियंस था। अशिक्षा का यह लेवल था कि कई करोड़ लोगों को यह तक नहीं पता था कि वोट डालना कैसे होता है। इसके अलावा बहुत से चुनावी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की भी समस्या थी। पहले चुनाव में सब कुछ नए सिरे से करना था, चाहे वो बैलेट पेपर का डिजाइन हो, बैलेट बॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, चुनावी स्याही बनाना हो, मतदान केंद्र बनवाने हो, चुनाव क्षेत्र का सीमांकन करवाना हो, चुनावी कर्मियों को और सुरक्षा कर्मियों को ट्रेन करना हो, वगैरह वगैरह। बहरहाल पहला चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो गया था। मिशन सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश हो चुका था। अब बारी थी दूसरे मिशन की, यानी देश के दूसरे लोकसभा चुनाव की। जब सब कुछ सही लग रहा है तो आखिर दूसरे लोकसभा चुनाव में ऐसी क्या समस्या थी जो सुरसा की तरह मुंह खोले खड़ी थी? आइए जानते हैं। 1957 के चुनावों से पहले देश के सामने वो समस्याएं नहीं थीं जो पहले चुनाव में थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दूसरे चुनाव को आयोजित करवाने में कोई भी मसला नहीं था। दूसरे चुनाव के पहले भारत के सामने एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती थी। सबसे पहली चुनौती थी परिसीमन की। यह चुनौती समझने के लिए संविधान में झांकना पड़ेगा। अनुच्छेद 82 का जिक्र करना होगा। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 बताता है कि प्रत्येक जनगणना के खत्म होने पर परिसीमन का काम करवाया जाएगा। अब साल 1951 की जनगणना आजादी और भारत के बंटवारे के बाद पहली जनगणना थी। यह जनगणना 10 फरवरी 1951 को शुरू हुई थी। इसके पहले लोकसभा चुनाव हुए थे। अब चूंकि जनगणना हो चुकी थी तो परिसीमन का काम भी करना सरकार का संवैधानिक दायित्व था। इसके लिए 1952 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। आयोग का गठन क्यों किया गया था, यह समझने से पहले चलिए जानते हैं कि परिसीमन का मतलब क्या होता है। देखिए, परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की एक प्रक्रिया।
निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा फिर से तय इसलिए की जाती है ताकि जनसंख्या में बदलाव के साथ जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग को रिप्रेजेंटेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। परिसीमन से ज्योग्राफिकल एरिया का जायज बंटवारा होता है ताकि चुनाव में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को दूसरों से ज्यादा लिवरेज ना मिले। अब आपको समझ आ गया होगा कि परिसीमन का काम किसी भी लोकतंत्र में एक बेहद इंपॉर्टेंट और जरूरी काम होता है, इसलिए यह काम एक हाई अथॉरिटी बॉडी को सौंपा जाता है। इस हाई अथॉरिटी बॉडी का नाम है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग ही हाल की जनगणना के बेसिस पर विभिन्न विधानसभाओं और लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करता है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि परिसीमन आयोग के द्वारा प्रत्येक राज्य के रिप्रेजेंटेशन में कोई बदलाव नहीं किया जाता, लेकिन जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित सीटों में परिवर्तन हो जाता है। परिसीमन आयोग में सदस्य के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज, देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त होते हैं। भारत में ऐसे परिसीमन आयोगों का गठन हुआ है 4 बार। सबसे पहली बार हुआ 1952 में, फिर 1963 में, फिर 1973 में और अंतिम बार 2002 में। परिसीमन आयोग की खास बात यह है कि इसके आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा और राज्य विधानसभा में रखा जाता है, लेकिन लोकसभा और राज्य विधानसभा इन आदेशों में कोई संशोधन या बदलाव नहीं कर सकती। कुल मिलाकर परिसीमन जैसा इंपॉर्टेंट और लंबा काम पहली बार दूसरे लोकसभा चुनाव के पहले हर हाल में करना था। देखिए, 1947 में जब देश आजाद हुआ तब भारत में 550 से अधिक रियासतें थी, ये तो आप जानते हैं। गणतंत्र बनने के बाद 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा। यह बंटवारा राजनीतिक और ऐतिहासिक आधार पर किया गया था। ये 4 पार्ट थे, पार्ट ए, बी, सी और डी। इन राज्यों की कुल संख्या थी 29। स्क्रीन पर आपको इसकी लिस्ट दिख रही होगी। पार्ट ए में वे 9 राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल इसमें शामिल थे। वहीं पार्ट बी में वो 9 राज्य शामिल थे जहां विधानमंडल के साथ राज प्रमुख या शाही शासन व्यवस्था भी थी। ये राज्य थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश। इसके साथ पार्ट सी में ऐसे राज्यों को शामिल किया गया था जहां ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन और कुछ में शाही शासन था। यहां प्रत्येक का शासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य आयुक्त द्वारा किया जाता था। इसके तहत अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा जैसे क्षेत्र आते थे। और अंत में पार्ट डी में अंडमान और निकोबार द्वीप को रखा गया था, जिसका प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा किया जाता था। लेकिन यहां ध्यान रखना चाहिए कि देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण एक अस्थायी व्यवस्था थी। समय बीतने पर देश के विभिन्न भागों में, खासतौर पर दक्षिण भारत में मांग उठने लगी कि हमें अपनी भाषा के आधार पर नया राज्य चाहिए, यानी राज्य की पहचान भाषा होनी चाहिए, या कह सकते हैं कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए। ये मांग उठी। अब भाषा को आधार बनाकर नए राज्य बनाना चाहिए या नहीं, इसकी जांच करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहब ने जून 1948 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एस.के. धर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी दिसंबर 1948 में। आयोग ने कह दिया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि नए राज्य प्रशासनिक सहूलियत के आधार पर बनाए जाने चाहिए। ये बात लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई और इससे देश में कई जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। इस विरोध को देखते हुए कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। इस समिति को कहते हैं जेवीपी समिति। इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की। इस समिति ने भी इस बात को अस्वीकार कर दिया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए। इसी समय मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया। फिर देश में पहले लोकसभा चुनाव हुए। चुनाव में बड़े नेताओं ने देश के अलग अलग जगहों पर रैलियां और सभाएं की। उस समय भाषा के आधार पर राज्यों का बनाया जाना लोगों की सबसे लोकप्रिय मांगों में से एक था, यानी वोट उसी को मिलेगा जो भाषा के बेसिस पर नए राज्य बनवाने का समर्थन करे। बहरहाल इन्हीं वायदों पर दक्षिण भारत में
कांग्रेस को वोट मिले और देश में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन सरकार ने नए राज्यों की मांग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर पोटी श्रीरामुलु ने अलग आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को लेकर लगातार 56 दिनों की भूख हड़ताल की और इसी कारण उनकी मौत हो गई। इनके निधन से लोगों में जबरदस्त असंतोष भड़क गया। फिर आखिरकार नेहरू जी ने एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को मान लिया और इस तरह अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा। 1 अक्टूबर 1953 को तत्कालीन मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब नए राज्यों का लॉलीपॉप सबको खाना था, यानी आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसी कारण भारत सरकार को 1953 में ही एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करना पड़ा। इसके अध्यक्ष थे फजल अली और 2 अन्य सदस्य थे के.एम. पणनिकर और हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में। इस आयोग ने इस बात को मान लिया कि नए राज्यों को बनाने में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को खारिज कर दिया। इस तरह राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में देश को 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में व्यवस्थित करने के लिए अपनी रिपोर्ट सौंप दी। बाद में भारत सरकार ने बहुत कम बदलावों के साथ इन सिफारिशों को 1956 में स्वीकार कर लिया। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। आप पीछे एक लिस्ट देख पा रहे होंगे। इस लिस्ट में 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश का जिक्र किया गया है। यह कहानी बताने का मकसद क्या है? मकसद यही बताना था कि दूसरे चुनाव के पहले भारत के राजनीतिक मैप में अब बहुत बड़ा बदलाव हो चुका था। हो सकता है कि आम लोगों को यह न लगे, लेकिन यह अपने आप में एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि चुनाव आयोग को अब नए राज्यों और अन्य कारणों से नए निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करना पड़ रहा था। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। पहले परिसीमन होना, फिर नए राज्यों का बनना और नए निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करना। अब इतना कुछ करने में समय बहुत लग गया। 1956 में ऐसा लग रहा था कि चुनाव में 1 साल की देरी हो सकती है। इधर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा को बताया कि वे 1957 के मार्च में चुनाव कराने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन यहां एक और चुनौती पहले से मौजूद थी और ये चुनौती थी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की चुनौती। ये चुनाव किसी भी कीमत पर 13 मई 1957 से पहले होने ही होने थे। इसका दूसरा मतलब यह था कि लोकसभा चुनाव मार्च 1957 के लास्ट तक हर हाल में पूरा करवाना होगा, क्योंकि अगर देरी हो गई तो पूरा सिस्टम प्रभावित हो जाएगा और फिर संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन इन सारी चुनौतियों से लड़ने वाले सुपर हीरो भी मौजूद थे और वे थे भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख सुकुमार सेन साहब। इनकी नियुक्ति हुई थी 21 मार्च 1950 को। उन्होंने इस पद पर 19 दिसंबर 1958 तक काम किया था, यानी इनका टेन्योर कुल 8 साल 273 दिनों का था। दरअसल सुकुमार सेन एक लड़ाई लड़ रहे थे जिनमें इनका दुश्मन था वक्त। पहले लोकसभा चुनावों के लिए इतिहासकारों ने कहा था कि यह एक एक्ट है और वहीं दूसरे लोकसभा चुनावों के लिए कहा गया कि यह एक रेस अगेंस्ट द टाइम है। सुकुमार सेन ने भी ये कहा था कि इट वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क एंड दैट द इलेक्शंस would have to be postponed by a year or so. Life of the legislatures extended accordingly by an amendment of the Constitution. The Commission considered that it would be setting up a very bad precedent. कुल मिलाकर सुकुमार सेन साहब को लगा कि इलेक्शन में देरी से संविधान संशोधन करना पड़ सकता है। अगर ऐसा होगा तो ये इतिहास में बहुत ही खराब मिसाल पेश करेगा। दुनिया को लगेगा कि भारत के पहले चुनाव की सफलता महज एक तुक्का था। असलियत तो दूसरे चुनाव में सामने आ ही गई। दुनिया में यह मैसेज जाएगा कि निर्वाचित सरकार के केवल पहले कार्यकाल में ही भारत के अगले चुनाव में देरी हो गई। अब सवाल भारत देश की इमेज का था। अब चुनाव आयोग के पास वक्त बहुत कम था, लेकिन सुकुमार सेन साहब वो शख्सियत जिन्होंने असंभव से दिखने वाले काम को चुटकी बजाकर संभव कर दिया। तिरंगे का सिर झुकने नहीं दिया और सुकुमार सेन द मैन वन मैन आर्मी ने 1957 में केवल 19 दिनों में देश भर में चुनाव करवा दिए। आपके कंपैरिजन के लिए बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव का वोटिंग पीरियड 44 दिन का है और चुनाव की घोषणा से लेकर मतगणना तक के समय को जोड़ें तो इस बार चुनावी प्रक्रिया में कुल 82 दिन लगने वाले हैं।
1957 की चुनाव आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि जम्मू और कश्मीर, अंडमान और लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप को छोड़कर पूरे भारत से कुल 19.36 करोड़ मतदाता वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हुए थे। कुल 9.21 करोड़ महिलाओं को मतदान के लिए रजिस्टर किया गया था। चुनाव के लिए लगभग 9.26 लाख मतदान कर्मी, 2.73 लाख पुलिसकर्मी और 1.68 लाख चौकीदार तैनात किए गए थे। इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स के लिए 21 लाख से अधिक बैलेट बॉक्स की जरूरत आन पड़ी थी। लेकिन खास बात यह है कि पूरे 21 लाख नए बैलेट बॉक्स नहीं बनवाने पड़े, केवल 4.56 लाख नए बॉक्स की व्यवस्था करनी पड़ी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि 1951-52 के चुनाव में उपयोग किए गए बॉक्स का फिर से यूटिलाइजेशन कर लिया गया, फिर से उपयोग कर लिया गया, यानी बॉक्सेस को रिसाइकिल कर लिया गया। इस बार के इलेक्शन में मतपत्र यानी बैलेट पेपर में नवाचार किया गया, इनोवेशन किया गया। आपको पहले के एपिसोड में मैंने बताया था कि पहले लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को 1 रुपए के नोट के आकार का बैलेट पेपर दिया गया था। वोटर्स को अपनी मनपसंद के उम्मीदवार के लिए तय किए गए बैलेट बॉक्स में इस बैलेट पेपर को डालना होता था, यानी बैलेट बॉक्स में उम्मीदवार का नाम और पार्टी चिन्ह या चुनाव चिन्ह लिखा होता था। लेकिन अब दूसरे लोकसभा चुनाव से यह सिस्टम बदल गया। अब वोटर्स के लिए एक नए टाइप का बैलेट पेपर डिजाइन किया गया। इस नए बैलेट पेपर में प्रत्येक उम्मीदवार का क्रमांक और नाम, उनकी पार्टी और उनका चुनाव चिन्ह शामिल था। आपको जानकर हैरानी होगी कि नासिक में मौजूद सिक्योरिटी प्रेस ने 1957 के चुनाव के लिए 57.93 करोड़ नए बैलेट पेपर प्रिंट किए थे। लेकिन दाद देनी पड़ेगी मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। इन्होंने चुनाव की लागत कम करने और दक्षता में सुधार के लिए मौजूदा चुनावी बुनियादी ढांचे का ही इस्तेमाल किया था और बहुत सारे पैसे बचा लिए थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में लिखा है कि इस आम चुनाव में सरकारी खजाने से पिछले चुनाव की तुलना में 45 लाख रुपए कम खर्च हुए। आपको ये हमने पहले भी बताया था कि देश के पहले आम चुनाव के आयोजन में सरकार का कुल 10.5 करोड़ रुपए का खर्च आया था। 1952 की तरह ही कांग्रेस देश में सबसे मजबूत पार्टी थी। उस वक्त कांग्रेस की टक्कर में कोई भी पार्टी नहीं थी। ऑपोजिशन की बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कुछ इंपॉर्टेंट पार्टियां थीं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट चुनावी खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। नेहरू जी इस वक्त भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता थे। इनका कहां पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में वाला हिसाब किताब था। वही 1957 तक जो नेता पंडित नेहरू को राजनीतिक चुनौती दे सकते थे वो पंच तत्व में विलीन हो चुके थे। जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 1953 में निधन हो गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर का 1956 में निधन हो गया। दूसरी तरफ JB कृपलानी ने अपनी KMPP पार्टी का जयप्रकाश नारायण की सोशलिस्ट पार्टी के साथ विलय कर दिया। हालांकि बाद में जयप्रकाश नारायण सक्रिय राजनीति से दूर चले गए और भूदान आंदोलन और सर्वोदय कार्यक्रम के लिए विनोबा भावे के साथ जुड़ गए। वहीं चुनाव से ठीक पहले भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और मद्रास के पूर्व मुख्यमंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कांग्रेस छोड़ दिया था और अपनी एक नई पार्टी बना ली थी। इनकी पार्टी का नाम था भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक कांग्रेस। कुल मिलाकर 1957 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में 403 निर्वाचन क्षेत्रों में 494 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होने थे, जिनमें दोहरे सदस्यों वाली 91 सीटें और 2518 निर्वाचन क्षेत्रों में 3102 राज्य विधानसभा सीटें शामिल थीं। दूसरे लोकसभा और विधानसभा के लिए 24 फरवरी और 14 मार्च 1957 के बीच वोटिंग हुई थी। 1951-52 की तरह मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ जगह भारी बर्फबारी हो गई, जिसके कारण इन जगहों का संपर्क कट गया था। इस कारण यहां जून और जुलाई में ही वोटिंग हो पाई थी। इस चुनाव में कुछ अलबेली घटनाएं भी देखने को मिली। चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के एक मतदान केंद्र पर एक बूढ़ी महिला ने वोट डालने से पहले एक अजीबोगरीब और अनोखी शर्त रख दी। शर्त यह थी कि मैं वोट तभी डालूंगी जब पंडित नेहरू का दीदार हो। वहीं उत्तर प्रदेश के एक मतदान केंद्र पर कुछ वोटर्स ने सिर्फ गांधी जी और नेहरू जी के अलावा किसी को भी वोट देने से इनकार कर दिया। यह अलग बात है कि गांधी जी उस समय जीवित नहीं थे। घटनाओं की कमी नहीं है। मद्रास में तो एक वोटर ने कहा, मैं केवल श्री सुकुमार सेन को ही वोट देना चाहता हूं, किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को नहीं। इस चुनाव में भारत में बूथ कैप्चरिंग की पहली घटना हुई। आपको बता दें, बूथ कैप्चरिंग या बूथ लूटना एक चुनावी फ्रॉड या अपराध है
जिसमें किसी पार्टी के अपराधी प्रवृत्ति के वफादार कार्यकर्ता एक मतदान केंद्र पर कब्जा कर लेते हैं और वैध वोटर्स की जगह पर खुद वोट देते हैं या बैलेट बॉक्स में स्याही डाल देते हैं। इनका मकसद होता है किसी खास उम्मीदवार को जिताना। इस प्रकार बूथ कैप्चरिंग की पहली घटना बिहार के बेगूसराय की मटिहानी विधानसभा सीट के रचियाही में दर्ज की गई थी। बहरहाल ऐसे ही कई अनदेखी और अलबेली घटनाओं के साथ जोर शोर से 24 फरवरी से 14 मार्च के बीच वोटिंग संपन्न हुई। लेकिन एक बात नोटिस करने की थी, ये बात कि पहले लोकसभा चुनाव से ज्यादा वोटर रजिस्ट्रेशन के बावजूद इस बार के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज में गिरावट देखी गई। जहां पहले लोकसभा चुनाव में 51.15% वोटिंग हुई थी, वहीं 1957 में कुल मतदान केवल 47.54% देखा गया। सबसे अधिक वोटिंग लगभग 75.68% केरल के कोट्टायम में दर्ज की गई, जबकि कांगड़ा में सबसे कम मतदान हुआ, लगभग 16.94%। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार की ही तरह कांग्रेस इस बार भी जीत गई थी। जीतने के साथ साथ खास बात यह भी थी कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के बाद और मजबूत हो गई। ये बात हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर 1952 में 44.99% था, जो कि 1957 में बढ़कर हो गया 47.78%। सीटों की बात करें तो पार्टी ने 371 सीटें जीती, जो 1952 की तुलना में 7 सीट अधिक थी। दूसरे नंबर पर आई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसे 27 सीटें हासिल हुई थीं। वहीं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को तीसरा स्थान मिला और इसकी झोली में गिरे 19 सीटें। इसके साथ ही अनुसूचित जाति महासंघ को 6, भारतीय जनसंघ को 4, अखिल भारतीय गणतंत्र परिषद को 7, झारखंड पार्टी को 6, किसान और श्रमिक पार्टी को 4, फॉरवर्ड ब्लॉक मार्क्सवादी को 2 और हिंदू महासभा को 1 सीट से संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में कई पार्टियों का खाता तक नहीं खुल पाया, जैसे अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा पार्टी को 0 सीट मिली। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी चुनाव में अपना दम नहीं दिखा सकी और बाद में राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी बना ली थी। खास बात यह है कि इस चुनाव में कुल 42 निर्दलीय उम्मीदवार लोकसभा सदस्य बने थे। वहीं महिलाओं की बात करें तो कुल 45 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था और इनमें से 22 ने जीत हासिल की थी। अब व्यक्तिगत विजेताओं की बात करते हैं। पंडित नेहरू इलाहाबाद के पास फूलपुर सीट से लगातार दूसरी बार जीत गए थे। मोरारजी देसाई जैसे कद्दावर नेता 1952 के पहले चुनाव में बॉम्बे से हार गए थे, लेकिन इस बार सूरत से जीत गए। वहीं देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनने वाले लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद से और इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी रायबरेली सीट से जीत गए थे। देश के सबसे इंपैक्टफुल नेताओं में से एक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर से जीते थे। हालांकि वाजपेयी साहब मथुरा, लखनऊ, बलरामपुर तीनों सीट से खड़े हुए थे। आपको बता दें, अटल जी को 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली थी। वे इस समय भारतीय जनसंघ से जुड़े हुए थे। इसी के साथ आचार्य कृपलानी बिहार के सीतामढ़ी से जीते, जबकि उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी कांग्रेस में थीं और दिल्ली से जीती थीं। विजया राजे सिंधिया मध्य प्रदेश के गुना से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल करने वाली महिला थीं। अब हारने वालों की बात कर लेते हैं। हारने वालों में प्रमुख थे वराहगिरी वेंकटगिरी। ये वही वीवी गिरी थे जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया चंदौली से निर्दलीय खड़ा हुए थे और इन्हें मुंह की खानी पड़ी। इस तरह हार जीत के परिणामों के साथ भारत का दूसरा लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ। इस चुनाव ने एक तरफ देश को दिग्गज नेताओं से परिचय कराया, तो दूसरी तरफ परिसीमन जैसी तकनीकी पेंच का भी सीना तान कर स्वागत किया। इन्हीं चुनावी हलचलों से मिलते मिलाते हमारा देश आज लोकसभा चुनाव पर्व के 18वें कुंभ में डुबकी लगा रहा है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई चुनावी कहानी लेकर। कमेंट करके बताइएगा कि आज का एपिसोड कैसा लगा। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।